मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सभापति या कोई सचिव, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्कूलों की स्थिति सुधर नहीं सकती। सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण न होना पब्लिक स्कूलों को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉडकास्ट में ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है उन तमाम पॉइंटों पे बात करेंगे। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं, जिन्होंने अपने काम से, अपनी सेवा से, जो अपने जब नौकरी थी आपने ऐसे काम करे बच्चों के लिए, बहुत सारी इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत भी करूंगा। धन्यवाद इसलिए कि आपने आज हमारे पॉडकास्ट में समय निकाला आने के लिए। हमारे बीच में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विपिन पांडे जी हैं, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जो बहुत ही मिलनसार और शिक्षा जगत में जिनको पूरा हल्द्वानी नहीं पूरा उत्तराखंड जानता है, सिंथिया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर परवीन रौतेला जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर श्री गोपाल बिस जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में मातृशक्ति सविता श्रीवास्तव जी जो प्रधानाचार्य हैं बनबुलपुरा राजकीय इंटर कॉलेज की, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तमाम हस्तियों से आज हम बात करेंगे वर्तमान की शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए और क्या क्या समस्याएं इस समय शिक्षा में आ रही हैं। सरकारी स्कूल को लेके भी बात करेंगे, शिक्षा को लेके बात करेंगे और शिक्षा किस ओर जा रही है, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम विपिन पांडे जी, आपका स्वागत है आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में। आज शिक्षक दिवस की आपको बधाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं हम क्यों मनाते हैं। हमारे देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। वो एक शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं चाहे किसी भी पोस्ट पे जाऊं लेकिन मेरा जो बेस रहेगा वो शिक्षक रहेगा। उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो तब से आज तक उन्होंने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए ये अपने जन्मदिन को भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, जो आज तक मनाया जाता है। सभी को मैं एक बात बताऊं, उन्होंने एक बात और कही थी कि शिक्षा और समय दो चीजें हमें सिखाती हैं। जो टीचर से नहीं सीख पाता है उसको वक्त जरूर सिखाता है। आज हम बात करेंगे परवीन रौतेला जी से। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, एआई का जमाना आ गया है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी हर स्कूल में इसको लेकर के बहुत सीरियसली बात की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। क्या बच्चे उसके लिए तैयार है? क्या टीचर उसके लिए तैयार है? बिल्कुल जायज सा सवाल है विशाल भाई, और बड़ी विडंबना और कहना चाहिए बड़ा प्रेसोपोज की स्थिति है कि लोगों का मानना है कि एआई कितनी कारगर होगी। उससे पहले मैं समस्त दर्शकों को बधाई देता हूं शिक्षक दिवस की। आज बिल्कुल इस महान दिवस के अवसर पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया। और जहाँ तक एआई का सवाल है भाई साहब, एआई का मैटर ये है कि जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं उसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं। जो नई तकनीक है, नवाचार है, उस पर काम हो रहा है और हर बच्चा सीख रहा है। आपने दूसरा सवाल किया इसके साथ जुड़ा हुआ, क्या हमारा शिक्षक इसके लिए तैयार है? हाँ, अवश्य तैयार है, क्योंकि इसमें सीबीएसई या विभिन्न संस्थाएं समय समय पर टीचर्स ट्रेनिंग करवा रही हैं। जब टीचर्स ट्रेनिंग करवा रही हैं तो उससे टीचर्स की भी एक बुद्धिमत्ता का विकास हो रहा है, उसी डायरेक्शन में टीचर काम कर रहा है। और हम तो धन्यवाद देंगे कोरोना को। कोरोना की विपत्तियां आई होंगी, लेकिन कहता है कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज ओपन द डोर्स। जब भी कोई विपदा आती है या आपदा आती है, नए अवसर खोज के आती है, अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन पर लेते हैं। वो बात अलग है कि बहुत से परिवार उसमें परेशान हुए, या मैं व्यक्तिगत रूप से रह गया तो मुझे भी क्षति हुई, पारिवारिक क्षति हुई। लेकिन साथ साथ एआई को हम उठाएं तो एआई जो अपना काम कर रहा है, तभी से लोगों में चेतना आई डिजिटल की ओर। जब वो दौर स्टार्ट हुआ वहीं से एआई का पदार्पण सही मायने में हुआ। एआई बहुत सालों से चल रही थी और प्रैक्टिबिलिटी जो स्टार्ट हुई कोरोना के बाद में वास्तविक रूप से समाज पर आई है, टीचर्स के बीच में आई है और बच्चों के बीच में आए हैं। और एआई एक सब्जेक्ट के रूप में, इसके सब्जेक्ट के रूप में हर स्कूल पे काम कर रहा है।
हमारे बीच में डॉन बॉस्को के डायरेक्टर गोपाल विज जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तेजी से प्राइवेटीकरण शिक्षा का होता जा रहा है, लगातार प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए अब तो ब्रांड आने लग गए हैं। हल्द्वानी में भी हम देखते हैं कई ब्रांडेड, जो ब्रांड नेम से जाने जाते हैं, उनके भी शाखाएं यहाँ आ गई हैं। लेकिन वहीं हम बात करें, तमाम सरकारी स्कूल जो है बंद होते जा रहे हैं। जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, पहाड़ में कई सौ स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन आज उस तेजी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि शिक्षा में एक ब्लेम और लगता था? बहुत समय से कई संस्थाएं भी लगा रही थी कि यार एक इंडस्ट्री बन गया है, लेकिन आप एक इंटीरियर में कई हजार बच्चे आपके यहाँ शिक्षा लेते हैं। उन बच्चों, क्योंकि इंटीरियर में सुविधाएं नहीं होती शायद सरकार की, इसलिए बच्चे आपके पास इतने ज्यादा हैं, या आपके यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है इसलिए बच्चे आपके पास आते हैं? सर, प्रथम मैं प्रदेश और देश की सभी माताओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी शिशु की, किसी भी बच्चे की जो पहली गुरु है वो माँ है, और उसके बाद जब वो बच्चा, बालक या बालिका विद्यालय में प्रवेश करती है तो उसके शिक्षक उसके गुरुजन हैं। तो मैं उन सभी गुरुजनों का, जिनके अथाह मेहनत से और प्रयासों से विद्यालय परिवार, विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य अपना सिर ऊंचा कर कर चलते हैं, मैं उन सभी शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और उन समस्त जो उस पर्दे के पीछे का स्टाफ है, जो सब स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और भोजन माता है, उन सभी को शिक्षक दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि हर व्यक्ति जो उस विद्यालय परिवेश के अंदर है वो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहा है और बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है। दूसरी जो अहम बात आपने मुझसे पूछी कि जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्यों अभिभावक अपने बच्चों को ज़्यादा डाल रहे हैं और सरकारी स्कूलों का क्यों असर गिर रहा है? देखिए, जो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको उस विद्यालय के संचालन के लिए उन्होंने अपना घर बार, रुपया, पैसा सब कुछ दांव पे लगा रखा है। उनको अपने आप को प्रूफ करना होता है, उनको समाज के सामने अपने आप को स्थिर रखना है, तो उनको बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी है। और जो नई नई उम्मीदें, आशाएं समाज में आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन सबको साथ लेके चलना है। उन सबको वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल्स के अंदर। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के अपने मानक हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारी इस तरह की परेशानियां हैं, इस तरह की उनके नियम और कानून हैं, जहां पर एक अगर बहुत अच्छा प्रधानाचार्य है विद्यालय में, जो उसकी प्लानिंग्स है उसको बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करता है और बच्चों का वो स्तर बहुत अच्छा आगे बढ़ाना चाहता है। इसका एक साफ और स्वच्छ उदाहरण है कपकोट का एक विद्यालय, जहां सैनिक स्कूल में 22 में से 22 छात्र उनकी उस अध्यापक की, उस प्रधानाचार्य की मेहनत से सेलेक्ट हुए और वो सैनिक स्कूल में गए। बहुत दूर सीमावर्ती क्षेत्र में, जहाँ पर हम कह नहीं सकते कि हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगे, हमारे पास गैजेट्स होंगे। और वहीं पर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। वहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा है। जो भी सरकार उनको उनके लिए पॉलिसीज़ लेके आ रही है उसका इम्प्लीमेंट नहीं है। जब तक चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक प्राइवेट स्कूल चलेंगे। सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण ना होना पब्लिक स्कूलों को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। धन्यवाद सर, बहुत गहरी बात और बहुत मुझे लगता है दूर तक जाने वाली बात आपने बोली, आपने स्वीकार करा। और ये हकीकत बात है कि अगर सरकारी सुविधाएं हो, सारी फैसिलिटी हो, तो शायद प्राइवेटीकरण कम हो। और ये अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे बीच में सविता श्रीवास्तव जी हैं, प्रधानाचार्य हैं। मैम, आप सरकारी स्कूल से हैं। पहाड़ में हम बात करें, सरकारी स्कूल लगातार बंद होते जा रहे हैं। अभी हाल में जो रिजल्ट आया था, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, एक दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ में हमारे जिले में आता है, वहाँ एक ही बच्चा था, वो भी फेल हो गया हाई स्कूल में, और जिसके पीछे कई टीचर लगे हुए थे। क्या शिक्षा की बात करें, सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम ऐसे स्लोगन आते हैं, लेकिन आज आप जिस विद्यालय में, वहाँ पर करीब 1100 के आसपास बच्चे हैं, और रिजल्ट की बात करें,
क्योंकि पहले हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं सभी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम सरकारी स्कूल के हम अपने बच्चों की बात करें या तमाम जितने हैं वो सब प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहे हैं। क्या सुविधाएं नहीं है आपके स्कूल में, या सरकार की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है आगे, ताकि बच्चे आगे निकल के आए? पहले कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सरकारी स्कूलों से निकले हुए हैं, आज क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का आकर्षण कम होता जा रहा है, माँ बाप वहां से हटाते जा रहे हैं? धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं थी वो सब बात आपने रखी, और ये हकीकत है, अगर टीचर ही नहीं होंगे, और मैं अभी आपको बताऊं, अभी हम कई दुर्गम क्षेत्रों में गए वहां पर, और वहां पर शिक्षक नहीं है, तो माँ बाप मजबूर है सरकारी स्कूल में बच्चे ना पढ़ाने को। जब हम फैसिलिटी नहीं देंगे, मैं पांडे जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, और अपनी सेवाओं के दौरान आपने जब अपने कार्यकाल में, क्योंकि आप सरकारी स्कूल से बिलोंग करते हैं, एक तरफ से सरकार बच्चों को खाना पीना दिन भर की सुविधाएं देती है, क्या खाना पीना जरूरी है, या स्कूल में भरपूर टीचर जो जरूरतमंद हमारी सुविधाएं हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, छत ना टपके, बैठने की सुविधा अच्छी हो, क्या वो जरूरी है, खाना जरूरी है? क्यों बच्चे वहां से छोड़ करके सरकारी स्कूल में, एक तरफ करोड़ों रुपए का बजट आता है, सरकार 1.5 लाख रुपए का टीचर भी रखती है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल नहीं हो पा रहे, इसको आप सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो विद्यालयों का जो भौतिक संसाधन है वो जरूरी है। जो आप कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, पहले बाहर से ही अगर वो देखते हैं विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अंदर कदम ही नहीं रखता। और दूसरे जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ बाहर से भी बहुत अच्छा भौतिक संसाधन है, वहाँ उनको भी और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पढूं। तो इसलिए भौतिक संसाधन पहली ज़रूरत है। बच्चों को जो भोजन वगैरह दिन में मिलता है, लेकिन वो गार्जियंस जो है अपना न खा के भी बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि जब तक मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सभापति या कोई सचिव, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्कूलों की स्थिति सुधर नहीं सकती। बहुत बढ़िया। जब इनके बच्चे पढ़ने लगेंगे तो सारी सुविधाएं वहाँ पर होंगी, और जो सरकारी स्कूल हैं वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह से अपने भौतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, और वहाँ वो बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो हम तो ये कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं और कमीशन से आते हैं, और बहुत मतलब आज तो यह है कि शिक्षक बनना बड़ा मुश्किल है। आईएएस बन जाएगा, लेकिन वो टीचिंग में आने में उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई एग्जाम होते हैं। तो लेकिन क्या करें, सरकार की नीति ऐसी है। उन्होंने कहा बाल गणना सरकारी स्कूल का टीचर, कुत्तों की गणना सरकारी स्कूल का टीचर। अब वो नगर निगम कहता है भैया बिल्लियों का भी, कुत्तों का भी, गायों का भी देखना, अभी सब में सरकारी स्कूल के टीचर को लगाएंगे। पब्लिक स्कूलों में जितना भी काम है वो पढ़ाई से संबंधित है। वो हर बच्चे की रोज का होमवर्क चेक करते हैं, साइन करते हैं, उसमें वेरी नाइस, गुड लिखते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में उनको फुर्सत ही नहीं है, कभी कुछ गणना, कभी कुछ गणना, ड्यूटी। हाँ बस। और दिन में 2-3 टीचरों की ड्यूटी जो है वो भोजन उसमें लगा देते हैं। उसमें भी खाली भोजन बनाना तो चलो कोई बात नहीं, भोजन माता बना रही, लेकिन उसका हिसाब किताब रखना, वो भी एक बच्चे का, मतलब मैं तो सोच रहा था पता नहीं कैसे रखते हैं, इतने ग्राम एक बच्चे का लगेगा, दाल लगेगी, चावल लगेगा, वो तो दिन भर उसी में दिमाग उसका लगता, कहाँ से पढ़ाएगा। तो इसलिए जो सरकारी स्कूलों की आज दशा हो रही है, वो कुछ तो उसके लिए सरकार वास्तव में जिम्मेदार है। उसकी नीतियाँ विद्यालय के हित में और बच्चों के हित में कम हैं, और इतने विद्यालय खोल दिए अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए। हर कदम कदम पर हाई स्कूल को इंटर बना दिया। बच्चे कहाँ से आएंगे? एक तरफ कहते हैं यार एक या 2 बच्चे, तो इतने स्कूलों में बच्चे आएंगे कहाँ से? तो इसलिए भी बच्चों की संख्या कम है। और ये कड़वी सच्चाई है
हमने किसी को आईना नहीं दिखाना है, लेकिन हमारा काम जो है आईना दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जागरूक नागरिक वही होता है, देशभक्त वही होता है जो समाज में हो रही दिक्कतों को सामने उसको ला करके ताकि समाधान निकले। अगर हम आईना नहीं दिखाएंगे, हम भी दूसरी की तरफ देखते रह जाएंगे, तो ये देश और पीछे होता जाएगा। तो आज रुतेला जी आपसे बहुत अनुभवी हैं, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पहले के हाई स्कूल पढ़ा हुआ बच्चा, सरकारी स्कूल से हम जब छोटे होते थे, वो हाई स्कूल पढ़ा हुआ जो हमारे पूर्वज थे वो इतने टैलेंटेड होते थे, उनकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये वो मतलब इतनी शार्प होती थी, 20 साल बाद भी वो किसी को ट्यूशन पढ़ा लेते थे घर में, क्योंकि उस समय गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बिठा के पढ़ाते थे। आज का बच्चा ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो अपना ढंग से रिज्यूम नहीं बना पाता है, या अगर बात करो वो किसी को पढ़ा नहीं पाता है। तो ये शिक्षा किस ओर जा रही है? विशाल भाई, शिक्षा तो बहुत अच्छी दौर पर जा रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, मेरे समझ में एक चीज़ आती है जिंदगी की, बड़ी व्यवहारिक सी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी बात को डाइजेस्ट न कर पाएँ, कि देखिए समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, अवधारणाएं बदलती हैं, लोगों के ख्यालात बदलते हैं, लोगों का परसेप्शन बदलता है चीज़ों को देखने का। अगर मैं आज बात को कहूँ कि साहब एक समय था कि साहब हम तो साइकिल में चलते थे और हम तो साहब बैलगाड़ी में चलते थे, रोड ऐसी होती थी और हम इस ढंग से पढ़ाई करते थे। आज के समय में आज के बच्चों से हम इस लेवल की अगर बात करते हैं, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, मुझे बड़ा तर्कसंगत बात नहीं लगती। मुझे क्या जरूरत है अतीत बताने की? क्या उस अतीत को बताने के बाद क्या बच्चा उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएगा? जो आपने कहा साहब कि पहले के बच्चे को बड़ा ज्ञान होता था, आज के बच्चे को कम ज्ञान हो रहा है। देखिए, पहले चीज़ें जो है कम मात्रा में होती थी, लोग कम लोग होते थे, लोगों में ज्ञान का संचार ज़्यादा होता था, लोगों का एक्सपोजर उस लेवल से नहीं होता था जो डाइवर्जन आज हो गया है डिजिटल की ओर। इसका दूसरा पक्ष एक और भी है, जब हम बात करते हैं कि साहब पहले ज्ञानी आदमी था, आज ज्ञान की थोड़ा कमी होगी। शायद सवाल आपका यही था कि पहले बच्चा नहीं, पहले की पढ़ाई, हमारा ये क्वेश्चन था, पहले का पढ़ाया हुआ वो कई सालों तक याद रहता था, आज कल का पढ़ाया हुआ वो बच्चा भूल जा रहा है। ऐसा नहीं है साहब, पढ़ा तो शिक्षक तो वही है। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता और कलात्मकता दोनों चीजें तो आज भी वही समान है। सवाल यह है कि बच्चा किस ढंग से चीजें लेके जा रहा है। देखिए, आज की जनसंख्या के घनत्व को उठाएं और पुरानी जनसंख्या के घनत्व को उठाएं, दोनों में बड़ा व्यवहारिक डिफरेंस है। तो हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, और उस समय अगर 10 ही बच्चे होते थे तो उसमें से भी 2 बच्चे निकलते थे। प्रपोर्शन करीब करीब बराबर है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बड़ा है। तो चीजें वही हैं, हमारा देखने का नजरिया अलग होता है। क्योंकि हम पहले देखते हैं ना, एक बात उठ के आई थी साहब की सरकारी विद्यालयों से जो है में काम नहीं हो रहा है, तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता कि सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, पुराने आईएएस, पुराने पीसीएस सब सरकारी विद्यालयों से निकले वो लोग हैं। आज पांडे जी बैठे हैं, गोपाल दा बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, सब उसी दौर के लोग तो हैं। सब आप बैठे हैं तो सब प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति जो चली आ रही थी उसी पद्धति से हम लोग पढ़े, उसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि शिक्षा के गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। ह्रास क्या हुआ? सामाजिक मान्यताओं का ह्रास हुआ, तो उसका प्रपोर्शन शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं बड़ा है। अब आप समझिए ना, हर बच्चा आज के समय, बार बार मैं पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक बड़ी बात कही थी, आज के समय में स्थिति ये हो गई, माता अलग लगी है, पिता अलग लगी है, बच्चा अलग लगा, बेटी अलग लगी है, चारों लोग ऐसे लगे जैसे चल रहे सबका हवाला का कारोबार चल रहा हो घर पे, और माँ लिख के भेज रही प्लीज प्रिपेयर मील फॉर मी और लंच फॉर मी और डिनर फॉर मी। तो माँ भी वहाँ, बच्चा लिख के भेज रहा, माँ भी वहाँ से आंसर कर रही है कि मैं बना रही हूँ। तो ये चीजें समय के परिप्रेक्ष्य में आई, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल बाद ना ये चीजें आपको एक सामान्य भाषा में दिखेंगी। क्योंकि हमने वो दौर दिखाया, हमने स्कूटर का दौर देखा, हमने साइकिल का दौर देखा, हमने चीजें देखी, तो हमारा परसेप्शन वैसे ही बन गया, जो परसेप्शन बना आ रहा है। तो उसको परिवर्तन करने में समय लगेगा। हमको बतौर माता पिता, बतौर अभिभावक, बतौर कहना चाहिए शिक्षक शिक्षिका, हमें भी अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं गोपाल सर आपसे एक बात जानना चाहूंगा, एआई का जमाना फास्ट से जिस हिसाब से गति से बढ़ रहा है, फोन बहुत जरूरी है, हम सभी को मालूम है। कंप्यूटर तो जरूरी था, लैपटॉप जरूरी था, अब फोन कंपलसरी भी है। अगर इसके बेनिफिट है तो लॉस है, दोनों बातें हैं। लेकिन अब हम बच्चों को रोक भी नहीं सकते फोन से। एक घर में 5 लोग हैं, 5 के हाथ में फोन है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का जितना बेनिफिट हमें कोरोना में मिला,
बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के रूप में मिला। आज उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। बच्चे ज्यादातर दिन भर उसी में लगे रह रहे हैं, माँ बाप भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। ये रोकथाम हो नहीं रही है। अब शायद आपको ऐसा नहीं लगता है कुछ टाइम बाद एक अलग से कोचिंग क्लास खुलेगी कि 3 महीने में फोन छुड़वाएं, 3 महीने में फेसबुक छुड़वाएं, 6 महीने में ऐसा करें। ये कितना पढ़ाई पर असर कर रहा है, क्योंकि आपके यहाँ आप देखते भी होंगे बच्चों को शायद जीके भी जल्दी से, जैसे पहले याद हो जाती थी, आज बच्चों को याद नहीं हो रहा, हर चीज के लिए गूगल सर्च कर रहा है। तो ये फोन हमारे बच्चों के लिए कितना दुष्परिणाम साबित होगा, और आगे इसके बेनिफिट होंगे ज्यादा या लॉसेस होंगे? आपको इसको किस नजर से देखते हैं? किसी भी चीज़ की एक्सीड, जब हम कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आती है या हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लाभ और हानियाँ होती हैं। बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक वो 16, 17, 18 साल का नहीं होता, जब तक वो 12th नहीं करता, कॉलेज तक नहीं पहुंचता, उसको अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों के संरक्षण में है। अब उसमें जो सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में है, माता तो मातृत्व देती है, पिता अपना पितृत्व कितना दे रहा है, कितना समय अपने पाल्य के साथ वो व्यतीत कर रहा है, कितना उसके साथ बैठता है, या जो भी गैजेट्स आप बच्चे ने, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या और जो नई टेक्निक्स आ रही हो बच्चे को दिया है, वो कितना, जब उसने वो टेक्निक्स उस बच्चे के हाथ में दिया है, तो उसको कितना बैठकर रिव्यू कर रहा है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। दूसरा, अगर हम पास्ट में देखें तो घरों में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे और एक जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में हर व्यक्ति की नज़र बच्चे के ऊपर होती थी, बच्चा क्या क्रियाकलाप कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, और वो गांव, वो शहर, वो कॉलोनी भी एक इकाई होती थी। अगर उस क्षेत्र के किसी भी अभिभावक ने उस बच्चे को गलत करते देख लिया तो उसको रोकता टोकता था। अब क्या है कि एक तो हर व्यक्ति, हर अभिभावक के पास शायद जो उसके पास फाइनेंशियल ऐड है वो ज़्यादा हो गया है, तो पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मेरे जेब से कितना पैसा जा रहा है, उसके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं है, उसको वो उस बच्चे के लिए दूरदर्शी नहीं है, और बच्चे को भी उस चीज़ की मुझे लगता है कि उसको कहीं लैकिंग नहीं है कि मैं अगर नहीं पढ़ पाया तो चीज़ें क्या होंगी। आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है आप तो आने वाला समय कह रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो आज वहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि बच्चे को मोबाइल और जो भी इस तरह की गैजेट्स हैं उसकी लतें कैसे छुड़ाई जाए। उसके लिए हम अभिभावकों को सोचना होगा, शिक्षकों को सोचना होगा, और माताओं को भी सोचना होगा जो टीवी के साथ और मोबाइल के साथ 24/7 लगी रहती हैं। सर, एक सवाल और आपसे मेरा। जी जी। आज हम देख रहे हैं एक चीज को कि स्कूल तो जरूरी था ही था। आदमी सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में इसलिए डाला था कि अच्छी पढ़ाई के लिए माँ बाप अपने बच्चों को डाल रहे थे। आज उसके बाद कोचिंग का जमाना आ गया कि उसको लगता है कि यार स्कूल काफी नहीं है, अब बच्चे को कोचिंग डालना चाहिए। अब कोचिंग भी फेल हो गए क्योंकि वो स्कूल से ज्यादा बच्चे वहां होने लग गए। अब आदमी जो है होम ट्यूशन दे रहा था, उसके अलावा भी बच्चा जो है एक कहें कि टैलेंटेड नहीं हो रहा है, या मार्क्स कम आ रहे हैं। हर साल देखते हैं जब रिजल्ट आता है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट हो, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद अगर उसको कोचिंग ही डालना है तो प्राइवेट स्कूल की फिर डाल के फायदा क्या? अगर हमें सरकारी स्कूल वाले तो समझ आती है कि बार सरकार के पास वो सुविधाएं नहीं दे रही है, इसलिए हम उसको प्राइवेट में डाला है। देखिए, अगर अभिभावक अपनी कमजोरियां या वो जो नहीं बन पाए जिंदगी में वो अपने बच्चों पर उकेरना चाहेगा तो ये परिस्थितियां आएंगी। अगर आप एजुकेशन को स्टेटस सिंबल बनाएंगे तो फिर ना आपके लिए स्कूल सब कुछ कर पाएगा, ना आपके लिए कोचिंग कुछ कर पाएगा, ना होम ट्यूटर कुछ कर पाएगा। आप बच्चों को फ्री छोड़िए, वो जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, पहले स्कूल्स में जाकर उनके काउंसलर्स से, उसके प्रिंसिपल से, उसके टीचर्स से चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। क्या आज हम बच्चों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना सिखा रहे हैं? नहीं। जब तक हमारा बच्चा आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करेगा और अभिभावक भी इन सारी प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, वो भी नहीं बच्चे के लिए आत्ममंथन करेगा कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, वो किस लायक है, क्या बनना चाहता है। आज हम अपने बच्चे को डॉक्टर, IITians, स्पोर्ट्समैन, हम हर फील्ड में उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या बच्चा बनना चाहता है? एक और चीज है गोपाल दा कि बच्चे को जैसे फैमिली एक की तरह हम रखते थे पहले, अब आदमी दोस्त की तरह रख रहा है।
वक्त बदला है, अब आदमी बड़ा ओपन माइंड से अपनी फैमिली को, सभी चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा, उस तरह रखता है। क्या इस बच्चे को जो मिसगाइड हो रहे हैं, नशा बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है हमारा यूथ पे, अब तो स्कूलों के बाहर, कॉलेज, पहले तो भाई मेट्रो सिटी में होता था, अब तो हम हल्द्वानी देखें या तमाम पहाड़ में भी देखें, नशे का बहुत हमारा यूथ जो है ये गिरफ्त में आ रहा है। ये स्कूल में काउंसलिंग जब होती है या प्रेयर टाइम में कहें या इंडिविजुअली जो भी आपका अपने सिस्टम होंगे, तो ये नशे को लेके अवेयरनेस सिर्फ सरकार एक प्रोग्राम चलाती है, वो तो खाली एक कागजों में कह सकते हैं, लेकिन बी प्रैक्टिकल बच्चों को कैसे हम इससे दूर कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास 5 से 6 घंटा बच्चा रहता है और उन 6 घंटे में बच्चा इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज किसी भी विद्यालय प्रांगण में या विद्यालय के आसपास नहीं करता है। 18 घंटा बच्चा अपने अभिभावक के पास है। अभिभावक को यह जानना जरूरी है कि बच्चे के पास जो एक्सेस मनी है, जो आप उसको पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चा कितने फंड्स में मैं उसको कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। जो उसको एक्सेस मनी दे रहे हैं और एक्सेस फैसिलिटीज जो दे रहे हैं, आज क्या है कि हर घर में एक लड़का एक लड़की है ना, और हर अभिभावक अपने उस बच्चे से डरा हुआ है और बच्चा अभिभावक के ऊपर हावी हो चुका है। इसका बड़ा कारण बच्चे का अभिभावक के ऊपर हावी होना है। जिस दिन अभिभावक अपना रोल निभाएगा और बच्चा अपने रोल में होगा, तो ये सारी जो कमियां हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। एक सर रोतेला सर, मेरा आपसे सवाल है, जब मैंने एक बार पहले भी आपसे शायद बात करी इस मुद्दे पे, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है मंथली या क्वार्टरली होती रहती है स्कूल में, कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उस समय में लगता है कि 2 4 5 बच्चे स्कूल में भाई कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअल काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है। टीचर, क्योंकि 30 ही बच्चे होते हैं क्लास में, ज्यादा 40 हो गए, तो उन 40 बच्चों में जो क्लास टीचर होता है उसको पता होता है हर बच्चे की कि वो कैसे बिगड़ा है या चंचल है या जो भी, उसकी लगभग मालूम ही होता है। क्या उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है ऐसे में? चलिए साहब, विशाल जी, बड़ा जायज़ सा सवाल है आपका। इसका सीधा साधा जवाब ये है कि पीटीएम में संभव नहीं है। पीटीएम, 2 तरह की पीटीएम होती हैं, या तो हम मास पीटीएम में बात कर रहे हैं तो मास पीटीएम में तो बिल्कुल संभव नहीं है, और 1 to 1 भी कर रहे हैं उसमें संभव नहीं है। और जो आपने एक बात की, बड़ी स्पष्ट बात की आपने कि साहब कि हमें पता रहता है कि हमारे इस सेक्शन में या इस क्लास में कितने प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स हैं। वो प्रॉब्लमेटिक किसी भी काइंड पे हो सकते हैं, नशे की हो सकते हैं या समाज में विकृतियाँ फैलाने वाले बच्चे हो सकते हैं, जो भी उसके कारण है, उसके लिए अलग से अलग समय नियत करके उससे बात की जाती है और उसमें अपनी ओर से प्रयास किया जाता है। अगर हम असफल होते हैं, जो शहर से या बाहर से जो काउंसलर्स होते हैं जो इस फील्ड पे बात करें, जो मनोवैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं, उसके हिसाब से कार्य करके उस समस्या का निदान किया जाता है। मेरा मैम सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। मेरी आपसे बात है, इतनी देर का हम लोग बात कर रहे थे सभी, यूथ किसकी ओर देखे, ये जिम्मेदारी किसकी है? अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ये जिम्मेदारी सरकार की है या सामाजिक संगठनों की है? दोनों का ये बहुत बड़ा एक सरकार को भी और समाज को भी शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास करना चाहिए। अब सरकार अपनी लिमिट है उसकी भी, और इतने विद्यालय है, वो कुछ संसाधन वहाँ उपलब्ध कराएगी, लेकिन समाज को भी शिक्षा के प्रति एक अपनी सोच बदलनी चाहिए। जैसे ये वाली समस्या हमारे पास भी आई, कई गरीब घर के बच्चे थे, तो हमने एक शैक्षिक सहायता ट्रस्ट खोला। उसमें उन दिनों हमारे डॉक्टर नवीन कांडपाल जी थे, ENT सर्जन। वो एक बार ऐसे ही विद्यालय में आए तो मुझसे बोले, अरे सर ये बच्चों को ऐसा क्यों नहीं करवा? मैंने कहा यार बच्चों के मैं तुम्हें दिखाऊं, अभी इनके जूते देखिए। एक बच्चे को बुलाया, उसके आगे से जूते फटे हुए, उंगली बाहर को निकले। मैंने कहा इनकी घर की स्थिति इतनी खराब है बेचारों के पास, मतलब घर में खाने को ढंग से नहीं है, इनकी फीस वो समय पे नहीं दे पाते, कपड़े ढंग से नहीं कर पाते, तो जब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी वो बच्चा दूसरे के साथ कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा अरे क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा ऐसा ऐसा करें। तो हमने बच्चों को गोद लिया पढ़ाई के लिए, और उसमें डॉक्टर नवीन कांडपाल जी आज नहीं हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। अभी ये दानिश खान है, वो भी हमारा स्टूडेंट, उसने कहा सर मैं भी दूंगा। उसका एक भाई आया, वो दुबई में था, उसने कहा सर मैं 2 बच्चों को मैं भी गोद लूँगा। तो मैंने, वो सरकारी स्कूलों में फीस ज़्यादा नहीं पड़ती सर, पूरे साल भर में 3000 में उसकी ड्रेस भी बनती थी,
कॉपी किताब भी आ जाते हैं और उसकी फीस भी हो जाती थी। तो हमने ऐसे करके कम से कम 50 बच्चों को गोद लिया, उनकी फीस, ड्रेस, कॉपी, किताब सब मुहैया करा, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए। तो वो बच्चे आज बहुत आगे हैं, आज भी वो हमारे घर पे आते हैं मिलने और कहते हैं सर आज हम दिवाली में अनाथालय गए थे, वहाँ बच्चों के साथ हमने किया। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा किया। तो कहते हैं सर आपने ही सिखाया हमें, रेड क्रॉस में आपने यही सिखाया, स्काउटिंग में यही सिखाया। तो मेरा यह है कि यह बच्चों में ना बड़ी उत्साह होता है जीवन के प्रति, नई नई चीज़ों को सीखने का भी एक उत्साह होता है और असीमित शक्ति होती है। लेकिन आज शिक्षा के अलावा जो सरकारी विद्यालय थे उनमें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, एनएसएस लगभग उसका पैसा ही नहीं आ रहा, तो कैंप नहीं लग रहे, रेड क्रॉस उसके कोई कार्यक्रम नहीं होते, वो भी समाप्त हो रही, स्काउटिंग भी अब लगभग समाप्ति को है। तो इसलिए बच्चा अच्छे कार्यों में न जाके वो नशे के प्रति जा रहे हैं, वो नई चीज़ तो सीखना ही चाहते हैं, वो फिर उनका मन दूसरी तरफ को लगता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो शिक्षा का जो उद्देश्य है, चाहे वो परिस्थिति और समय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं, लेकिन दो उद्देश्य ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं। एक तो संस्कार दे शिक्षा बच्चों को, हम विद्यालयों में आज भी जो नैतिक पाठ होते हैं, रोज प्रधानाचार्य जी हमारे बीच में है, रोज बच्चों को ये सिखाते हैं भाई माता पिता का आदर करो, आते समय पाँव छू के आओ, विद्यालय में गुरुजनों का सम्मान करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी पड़ती हैं विद्यालय में आके। तो संस्कार देने के लिए शिक्षा बहुत अच्छी है, अच्छी उसमें जो हमारे पुराने कवि हैं उनके अच्छी अच्छी कविताएं हैं जिनसे बच्चा सीखता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही विद्यालयों में। अब आपके यहाँ मैडम के यहाँ तो संगीत की शिक्षिका होगी, कई जो गवर्नमेंट विद्यालय है संगीत का कोई सामान वहाँ पर नहीं है, न कोई संगीत का शिक्षक है, तो बच्चों में संगीत के प्रति रुचि नहीं है। सवाल और लेते हैं आपसे, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स शुरू से बहुत जरूरी था। फिजिकल अगर बच्चा कहने का अंग्रेज रहेगा तो नशे से ही बचेगा और गलत दिशा से भी बचता है। कितना जरूरी है स्पोर्ट्स स्कूल में बच्चों के लिए? बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, क्योंकि खेल कूद से ही बच्चे की जो प्रतिभा होती है वो निखरती है और यह भी पता चलता है कि इस बच्चे को आगे किस क्षेत्र में जाना है। जैसे हम बचपन में देखते हैं कि बच्चा कागज का हवाई जहाज बना के उड़ा रहा, तो इसका मतलब वो यार पायलट बनना चाहता है, बिल्कुल उसके मन की इच्छा है, वो हवाई जहाज बड़ा खुश होता, पानी की नाव को यूं बरसात में चला रहा, उसके बाद संसाधन तो है नहीं लेकिन उसकी इच्छा तो है। तो ये सारी चीज़ें उसके प्रतिभा को निखारता है। तो स्पोर्ट्स जो है आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक प्रकार का नशा उत्पन्न करता है, गलत चीज़ों के प्रति नहीं, अच्छी चीज़ों के प्रति। वो रोज सुबह दौड़ लगाएगा, कूद मारेगा, तो उसकी शक्ति भी उसमें खर्च होगी, जिससे उसके पास गलत दिशा में जाने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जाएगा। और आज तो सरकार ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुविधा दी हैं और अच्छे अच्छे पदों पर वो एमएससी वाले को वो नौकरी नहीं मिल रही जो स्पोर्ट्स में नेशनल पदक ला रहा, हाई स्कूल भी है तो उसको वो नौकरी मिल रही। तो इसलिए हम चाहते हैं कि विद्यालयों में खेल कूद बहुत जरूरी है, लेकिन आज कई विद्यालयों में न तो फील्ड है दौड़ने के लिए, न वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर है, न और कोई सुविधा नहीं। तो इसलिए भी मतलब सरकार को विद्यालयों के और शिक्षा के प्रति पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरी रुतिला सर आपसे एक सवाल है, सवाल नहीं है, एक आपसे छोटा सा, मुझे ऐसा लगता है कि एक मशवरा है मेरा ये। हर मानिए स्कूल में 800, 500, 400 जितने बच्चे पढ़ते हैं, हर दिन किसी न किसी का बर्थडे होता होगा। हम एक पहल करते हैं जब हमारे किसी फैमिली में, या अक्सर बहुत लोग करते हैं हमारे अलावा भी, किसी की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है तो अनाथ आश्रम तमाम जगह जाता है। क्या स्कूल में एक ऐसी पहल हो सकती है कि किसी बच्चे का बर्थडे है,
वो टॉफी लेके आता है, देखा हमारे बच्चे का भी होता है, तो आदमी कहता है कि यार पापा मेरा बर्थडे है, मुझे 2 पैकेट 3 पैकेट टॉफी ले जानी है। एक हम क्यों ना ऐसी पहल करें, स्कूल पहल करें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर उसके ये पहले से काउंसलिंग हो जाए तो सब बच्चों को बता दिया जाए, वो अपनी स्वेच्छा से 100 रुपए ही लाए, स्कूल में एक अलग से पैकेज बन जाए, फंड बन जाए, ताकि और उसको टीचर का भी जन्मदिन हो, वो उसके उस पर भी लागू हो। वो पैसा इकट्ठा करके जरूरतमंद जो बच्चा है, जो फीस नहीं दे पा रहा है, जिसके माँ बाप परेशान हैं, वो जैसे तैसे पढ़ा रहे, कर्जा लेके ये वो करके, उसके काम आए वो फंड, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं बच्चे का होता ही होता है। ये बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाएगी। क्या ये पहल हो सकती है? मेरा तो चिंता का विषय ये हो गया कि पॉडकास्ट के ऐसा सरकारी बनाम प्राइवेट ना हो गया हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है। थोड़ा हम इससे हटते हैं, और क्योंकि बेसिकली शिक्षक दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बात शिक्षा पर कर ली जाए। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना है कि देखो, सरकारें भी अपना काम कर रही, और जो सरकारी विद्यालय हैं वो भी बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं। देखिए, परिस्थितियों का सामंजस्य बहुत समय नहीं हो पाता, उसके लिए हर व्यक्ति प्रयासरत रहता है, और होना भी चाहिए। अब इसके लिए एक जिम्मा सिर्फ हम टीचर्स को डाल दें, सरकारी स्कूल के, या क्या कहना चाहिए, सरकारी तंत्र को मान लें, मेरे समझ में नहीं आती। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत न हो, इसके असहमत का कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि पलायन भी बहुत बड़ा कारण है। मैं बड़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ बात को। जब सुविधाएं इसलिए नहीं हो रही कि हमारी वहाँ उस टाइप की इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, कि जनसंख्या जब बढ़ी, यहाँ भी बढ़ी, उसी प्रोपोर्शन में पहाड़ों में भी बढ़ी। तो पहाड़ों में संसाधन नहीं है। आज भी देखें तो बरसात का मौसम है, आपदा का दौर चल रहा है, तो चीजें उस हिसाब से नहीं बन रही हैं। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा की एक दिशा निखर के आ रही। अब आने वाले 20 सालों बाद देखिएगा, हम अपनी जिंदगी के शायद अंतिम पड़ाव पे सभी लोग होंगे उस समय, तो उस समय देखिए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट से चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट से। देखिए, नकारात्मक भाव से तो सभी बातें की जा सकती है, लेकिन अगर सकारात्मक प्रभाव देखूं मैं चीज का, मेरे समझ में बात है कि भारत का भविष्य उज्जवल है, भारत की शिक्षा उज्जवल है। बार बार एक बात आ रही है, सब आर्थिक रूप से इंडिया 3rd प्लेस पे होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो भी स्थितियां बनेंगी। अब अगले आपके मुख्य सवाल पे आ जाता हूं। मुख्य सवाल आपका यह था कि साहब, ऐसा कुछ हो सकता है कि बर्थडे के दिन या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिससे कि डिफरेंट टाइप की चीज हो जाए? देखिए, 2 चीजें होती हैं भाई साहब। देखिए, कलेक्शन इज नॉट ए गुड हैबिट फ्रॉम एंड ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रॉम द स्कूल एंड। पहली बात जो अब मेरी समझ में आती है, मेरी बात से बार बार कह रहा हूं, आप सहमत नहीं हो सकते। और जब बच्चा आता है ना, जब बच्चा आपके पास आता है ना भाई साहब, बर्थडे मेरा मनाना है, तो बच्चे के साथ 2 बच्चे और होते हैं। और आपने नोट किया होगा तो जो टॉफी का पैकेट हो रहा है, उसका पैकेट लेके आता है, 2 बच्चे उसके साथ और होते हैं। उन 2 बच्चों का और 3 बच्चों का जो आप फेस देखेंगे ना, व्हाट एनर्जी ही फील, उसको ऐसे ही चलने देते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करते। मैं आपके सवाल इसलिए था, मैं सवाल का आंसर पा रहा हूँ, आपके उसका भी जवाब दे रहा हूँ, सवाल का उसका जवाब दूसरा जवाब है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, जो हम एक प्रथा चला रहे हैं, जो आपने बात करी उसकी बात में आ रहा हूँ। देखिए, रोटरी लिटरेसी का मैं चेयर हूँ, आपको पता है, और रोटरी पे जो काम हो रहा है, बहुत चीज़ मैं एक साथ समेट रहा हूँ, शायद सवाल से अलग से भी जा रहा हूँ। रोटरी पहले भी काम करती थी, हैप्पी स्कूल पर काम कर रहे हैं, टीचर्स अवार्ड पर काम कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी हम गोद ले चुके हैं नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम को, जो कि आने वाले 5 सालों पर उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी होगी। अब मुख्य सवाल ये था कि साहब इस पे क्या हो सकते हैं। तो रोटरी को इसलिए आपसे कनेक्ट किया, रोटरी का एक पार्ट होता है, नर्सरी कहते हैं रोटरी की, उसे बोलते हैं इंटरेक्ट क्लब। तो इंटरेक्ट क्लब हमने जो डेवलप किया, उसकी एज ग्रुप होती है 12 से लेके 18 साल तक की बच्चों की जो एज होती है। तो ऑलमोस्ट 6th का बच्चा उसमें आ जाता है, कवर हो जाता है। तो अब उसमें हमने क्या किया, गुल्लक करके एक हमने प्रोग्राम चलाया, जिसमें साल भर बच्चा अपनी स्वेच्छा से 1 रुपया प्रतिदिन ले आए। ठीक है साहब, और अभी हमने लिमिट किया है सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो इंटर क्लब के बच्चे हैं, ये ट्रायल एंड एरर है। जब 1 रुपया लाया तो ऑन एवरेज 30 रुपया पर मंथ एक बच्चा लेके आया। ठीक है साहब, और 30 रुपया लेके आया, अगर हमारा 100 बच्चा भी है तो हैंडसम अमाउंट साल भर में कलेक्ट होता है, जो समाज में अनप्रिविलेज बच्चे हैं, या अनप्रिविलेज जो अवंचित वर्ग के बच्चे हैं, इसे कहना जिस सही शब्द, तो उन बच्चों तक किसी भी तरीके से चीजें पहुंच जाएं। शायद आपकी बात का जवाब यही होगा। मेरा जवाब ये नहीं है सर, मैं आपसे एक बात है,
रोटरी क्लब की आपने बात करी, सभी को मालूम है सारे धन्ना सेठ या सारे रिच जितने भी लोग होते हैं वो सब उस क्लब के मेंबर होते हैं। वो अपनी हैंड से सामाजिक जो काम करते हैं, बहुत अच्छी बात, दुनिया को पता है कि रोटरी बहुत बड़े बड़े स्तर पे सामाजिक काम करती है, वो एक अलग पार्ट है। मेरा ये आइडिया था, सुझाव था, जन्मदिन जब होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, गरीब परिवार हो या बड़ा हो, जो भी हो, बड़ी स्वेच्छा से खुश होकर के उस दिन जो है मनाता है अपनी हैसियत के हिसाब से, जिसको उसको लगता है कि फैमिली के हिसाब से। अगर उस दिन, अब हर दिन 1 रुपया देना हर बच्चे के हम ये भी नहीं कहेंगे संभव हो सकता है, अगर उस दिन वो माना 100 रुपीज दे देता है, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अगर हम महीने का काउंट करें 100 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है। और देखिए बात करें हम, आपने बोला कि 3rd लेवल पे हमारा इंडिया चल रहा है, अगर ग्राउंड की बात करें हम बहुत अभी हो सकता है माइक पे बात ना कहने पड़े, बहुत पीछे हम आर्थिक रूप से, हम लोग बहुत पीछे। कईयों के दिखने में आज की डेट में समाज का ऐसा माहौल बन गया है कि वो एक झूठा आईना चल रहा है लोगों को शान शौकत दिखाने की, लेकिन ग्राउंडली बहुत पीछे हैं कई लोग, वो नहीं अफोर्ड कर पाते। अक्सर हम आए दिन अखबारों पढ़ते हैं उसने सुसाइड कर लिया, उसने पूरी फैमिली ने भी कर लिया, तो आर्थिक अभी प्रॉब्लम्स है, स्कूल पे लोड पड़ता है। अगर हम स्कूल को कहेंगे आप बच्चों की फीस माफ करो, कितने ही करें, कई लोग हैं, तो ये जो पैसा इकट्ठा होगा, जो आपने गुल्लक नाम दिया, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कईयों की बहुत हेल्प कर सकता है, वो इजिली सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। बस इतना ही हमारा कहना था। बिल्कुल सही है, उसी का जवाब आपको मैंने दिया था, शायद मेरे जवाब को सही से आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल यह था कि आपने मुझे सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव का इम्प्लीमेंटेशन पहले ट्रायल तो कर लें, इस ट्रायल से हम कितने सफल हो पाते हैं। हमारा ट्रायल देखिए, अब जबरदस्ती किसी इम्पोज तो कर सकते हैं। अब हमने कहा 60 बच्चों का क्लब होता है, हम पूरे स्कूल से नहीं उठा रहे पैसा, वो स्वेच्छा से उनके ही जो अध्यक्ष होते हैं, जो इनके कैबिनेट थे, उसने डिसाइड किया है कि हम 60 बच्चों को ट्रायल करके देते हैं। कल ये ट्रायल जो हमारे पास बना, ये एग्जाम्पल और बच्चों के लिए भी होगा, हो सकता है वो बर्थडे पे भी कन्वर्ट हो जाए। बहुत अच्छी बात। चलिए, थैंक यू। चलिए, मैं अंतिम में आपसे सर गोपाल दास आपसे एक सवाल पूछते हैं। बहुत मंथन वाली आज बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि काफी कुछ हम शिक्षा को लेकर सभी ने बात करी। क्या स्कूल में बच्चों को, क्योंकि एक आशा प्राइवेट स्कूल की तरफ ही आ जाती है, फिर बात हम प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली आ जाती है। मैम ने अपनी बात रखी, सरकारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सरकार की तरफ से, जो सब बातें पांडे जी ने रखी, जो मोटिवेशनल, बच्चों मोटिवेट कहाँ से होते हैं, मोटिवेशन जो मिलती है वो स्कूल से ही बच्चों को मिलती है, वो किस दिशा में जाना चाहता है, क्या जाता है। क्या स्कूल एक कंपलसरी कर सकता है किसी भी बाहर के व्यक्ति को ला करके, या किसी भी स्कूल के, अच्छे स्कूल के, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, जरूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल से ही, कहीं से भी ला करके, जो मोटिवेटर टाइप का होता है उसको एक बच्चों को प्रेयर टाइम में आधे घंटे की, महीने में 1 घंटे की, एक अच्छी जो समाज के लिए उदाहरण होते हैं उन लोगों को ला करके एक मोटिवेशनल क्लास दे सकता है। देखिए, मोटिवेशन की पहली सीढ़ी घर है। जो पाल्य होता है, जो बच्चे होते हैं, उसके पिता कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, माँ कैसा एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, वो सारा बच्चे में आता है। सेकंड, जब वो स्कूल में आता है तो विद्यालय में जो उसकी क्लास टीचर है वो कैसे पढ़ा रही है, कैसे बोल रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे हंसती है, कैसे बात करती है, वहाँ से बच्चा मोटिवेट होता है। तीसरा, हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर हर प्रिंसिपल, जो प्रधानाचार्य बैठे हैं, वो स्कूल्स में 2 महीने में, 3 महीने में किसी न किसी इस तरह के मोटिवेटर्स को या डिग्निटरीज को स्कूल्स में बुलाते हैं, जिससे बच्चा मोटिवेट हो। बहुत अच्छी बात। आप मान के चलिए, हमने किसी एक आर्मी ऑफिसर को बुलाया, किसी एक कैप्टन को बुलाया, लेफ्टिनेंट को स्कूल में बुलाया, 200 बच्चे हमारे उस सेमिनार में बैठे, और उसमें से अगर 20 बच्चे भी उससे मोटिवेट होकर बहुत बड़ी बात आगे बढ़े, तो 20 बच्चे आर्मी ऑफिसर बने। हमने पुलिस विभाग के किसी अधिकारी को बुलाया, उससे मोटिवेट हुए, बच्चे आगे बढ़े। देखिए, मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनको सपने दिखाना तो जरूरी है। अगर हम बच्चों को सपने नहीं दिखाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए सपना देखना जरूरी है। तो मोटिवेशन स्कूल का के कैरिकुलम का एक पार्ट होता है, उसको स्कूल बड़े बेहतर तरीके से निभाता है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँ, आज हमने शिक्षक दिवस के ऊपर ही जो पॉडकास्ट हमने करा और तमाम हमने बातें ली सभी से, सारे बुद्धिजीवी थे हमारे बीच में, हस्तियां हैं शिक्षा क्षेत्र में। मैं आप सभी का धन्यवाद तो दूंगा ही, मैं बहुत सूक्ष्म। और पांडे जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, जब तक हमारे नेताओं के, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऐसी ही समस्या
समाज में रहेंगी। हम तब तक पॉडकास्ट करते रहेंगे, सामाजिक मुद्दे उठाते रहेंगे। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं और जल्दी ही हम आपको फिर ऐसी महान हस्तियों से फिर पुनः रूबरू कराएंगे और तमाम सामाजिक मुद्दों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।